और चलिए देवभूमि से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालेंगे। दिल्ली में आज जोशीमठ मामले को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मामले से जुड़ी 8 एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। 8 एजेंसियां जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए को रिपोर्ट सौंप चुकी है। बैठक में सभी एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू और सचिव आपदा संजीत सिन्हा वर्चुअली बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रभावितों के पुनर्वास सहित दूसरे मुद्दों पर एनडीएमए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो जोशीमठ मामले को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अहम बैठक करने वाला है। इस पूरे मामले से जुड़ी 8 एजेंसियों के अधिकारी भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। 8 एजेंसियां जोशीमठ आपदा को लेकर एनडीएमए को रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है। बैठक में सभी एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो जो रिपोर्ट पहले एजेंसियों के द्वारा सौंपी गई थी, उसी रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू और सचिव आपदा रंजीत सिन्हा वर्चुअली बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद प्रभावितों के पुनर्वास सहित कई और मुद्दों पर एनडीएमए दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। आपको बता दें कि ये पूरी अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। जोशीमठ आपदा को लेकर ये पूरी अहम बैठक होने वाली है। 8 एजेंसियों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट वो लोग ऑलरेडी सौंप चुके हैं और उसी रिपोर्ट पर आज चर्चा होने वाली है। बातचीत होगी कि आखिरकार पुनर्वास किस तरीके से किया जाए और साथ ही साथ दूसरे मुद्दों पर भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में क्योंकि एनडीएमए को ही जो 8 एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, उसके बाद ही जोशीमठ में जो फैसला है उसको लिया जाना है कि वहां का पुनर्वास किस तरीके से होना है, जो लोग वहां पर हैं उनका विस्थापन किस तरीके से होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इन एजेंसियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट देनी है, चाहे उसमें जो 8 एजेंसियाँ हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट एनडीएमए को देनी है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताना है कि जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हुआ है, क्या वहाँ की अब जगह की इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ पर लोगों को बसाया जा सकता है या फिर पूरे शहर को ही दूसरी जगह बसाना है। या इसके साथ ही साथ इन तमाम कारणों का भी पता लग पाएगा कि आखिर इस तरीके का भूधसाव अचानक जोशीमठ में क्यों हुआ और इसके पीछे के क्या कारण हैं। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से एनटीपीसी की जो परियोजना है, विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना, उसके काम को रोका गया है। बहुत महत्वपूर्ण जो हेलंग बाईपास से जो बद्रीनाथ के लिए बन रहा है उसके काम को रोका गया है। तो इन 2 निर्माण कार्यों के काम को शुरू करना है या नहीं करना है, इसको लेकर भी एजेंसी अपनी रिपोर्ट देंगी। क्योंकि अभी हाल ही में अब 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। जोशीमठ बद्रीनाथ का द्वार है यात्रा का, और ऐसे में अगर जोशीमठ को ये कहा जाता है कि यहाँ से पूरी तरीके से तमाम लोगों को विस्थापित किया जाना है, तो इसके लिए बद्रीनाथ के लिए कौन सी सड़क मार्ग होगा? क्योंकि जो हेलंग बाईपास बद्रीनाथ के लिए बन रहा है उसको भी तमाम जो इस तरीके के कारण माने गए थे कि हो सकता है कि ये भी कारण हो जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव हुआ है। तो ऐसे में क्या हेलंग बाईपास के काम को शुरू किया जाना है? क्योंकि बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि यात्रा को भी इस वक्त विधिवत तरीके से आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, जिस तरीके से विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना 2007 से चल रही है, इस पर करोड़ों रुपए लग चुके हैं और एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड और इसके अलावा जो है तमाम और जो राज्य है उनको भी मिलना है। ऐसे में इस परियोजना को भी स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जब से एनटीपीसी ने इस परियोजना को शुरू किया तो यहाँ पर इस तरीके की दरारें आने का मुख्य कारण यही है। तो क्या रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या एनटीपीसी की वजह से ही जोशीमठ में भूधसाव जैसी स्थिति बनी है, तो इसके काम को आगे शुरू किया जाना है या फिर इस योजना पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा? इन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को आज बैठक में शामिल किया जाना है। तो अपनी अपनी एजेंसियां हैं जो कि लगातार जो कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर जिस तरीके से पानी का रिसाव हुआ उससे जुड़ी हुई हैं। ज़मीन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वहाँ पर किस तरीके का निर्माण हो सकता है या फिर पूरे शहर को ही अलग बसाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको अपनी रिपोर्टें देंगे। यहाँ से अगर शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरी मीटिंग आज दिल्ली में होने वाली है, इसलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके दिल्ली से, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जोशीमठ आपदा पर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है और जैसे कि 8 संस्थानों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी और अब इस पूरी रिपोर्ट पर आज चर्चा होने वाली है।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एनडीएमए का ऑफिस है सफदरजंग एनक्लेव में, वहीं पे ये बैठक होगी। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उत्तराखंड के कई सारे अन्य अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी, मशवरा किया जाएगा कि किस तरीके से आगे जोशीमठ में जो आपदा आई है वहाँ राहत और पुनर्वास कार्य किया जाए और जो रिपोर्ट आई है उसका कारण क्या रहा है, उससे बचाव किस तरीके से किया जाए। इस दौरान अगर बात करें तो जोशीमठ के जो जिलाधिकारी है चमोली के, वो भी मौजूद रहेंगे और वो भी अपनी तरफ से तमाम सारी जानकारियां देंगे किस तरीके से वहाँ पे हालात है। और जो एनडीएमए की बैठक में जो रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद आगे किस तरीके से कदम उठाने हैं जोशीमठ में, जिससे कि भूधसाव और ज्यादा गहरा ना हो, भूधसाव ठीक हो सके, इसको लेकर के तमाम सारे वहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और पुनर्वास कार्य किस तरीके से किया जाए इसको लेकर के भी मंथन होगा। तो क्या पुनर्वास को लेकर भी कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है? जी जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से वहाँ पे तमाम सारे लोग इस आपदा से पीड़ित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, तो उनका पुनर्वास किस तरीके से करा जाए इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार लगातार कई अन्य जगहों को देख रही है और किस जगह पे उनको बताया जाए इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है और किस तरीके से राहत पैकेज दिया जाए इसको लेकर के भी मंथन चल रहा है। तो लिहाजा जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भूधसाव का कारण क्या रहा है, किस वजह से भूधसाव हुआ है, इसको लेकर के अब आज चर्चा होगी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रहेंगे और इसके अलावा चमोली जिले के जिलाधिकारी भी रहेंगे। तो तमाम सारे अधिकारियों की मौजूदगी में उनको बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इशारों में हरक का हरीश रावत पर हमला सामने आया है। बुजुर्ग नेता को युवाओं को देना चाहिए मौका, यह हरक सिंह रावत ने बोला है। जिनकी उम्र ज्यादा उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। तो हरक हरिद्वार लोकसभा सीट से ठोक चुके हैं दावेदारी। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, हरीश रावत पर हरक सिंह रावत ने हमला बोला है। इशारों में हरक सिंह ने हरीश रावत पर हमला बोला, निशाना साधा। वो बोलते हुए नजर आए कि बुजुर्ग नेताओं को युवाओं को मौका देना चाहिए, जिनकी उम्र ज्यादा हो उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। तो आपको बता दें कि हरक हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक चुके हैं। तो हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर हमला बोला है, जुबानी हमला बोला है। इशारों में बोलते हुए नजर आए कि बुजुर्ग नेताओं को युवाओं को मौका देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को, अपनी नई पीढ़ी को, जैसे मैंने खुद जो है जब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा मैंने, और पार्टी से खुद कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब बहुत हो गया ना विधानसभा में, पिछले 91 में पहली बार विधानसभा में गया था और तब से लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभा में काम करता आया हूँ। तो अब बहुत हो गया विधायक के रूप में। और चलिए, हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हरक अब हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक चुके हैं और इशारों में हरीश रावत पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अर्चा, देखिए अभी चुनावों में थोड़ा वक्त है, लेकिन वक्त से पहले जिस तरह से कांग्रेस के अंदर टिकटों को लेकर अभी से ही दावेदारी शुरू हो गई है, उससे लग रहा है कि जब वक्त आएगा चुनावों का उस वक्त ये दावेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी और कांग्रेस के अंदर जो लगातार घमासान रहता है आपसी, वो लगातार देखने को मिलेगा। हरक सिंह रावत ने खुलकर ये बात नहीं कही है कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इशारों में ये कहा है कि वो वहाँ पर खास तैयारी कर रहे हैं, उनका खास लगाव है हरिद्वार से, तो इस बात से ये साफ हो गया है कि वो हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बड़ी बात यह भी है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, वो भी लगातार वहां चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वहां से सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में दो बड़े नेताओं के बीच इस तरह की खींचतान ये इशारे कर रही है कि कांग्रेस के अंदर जब चुनावों का वक्त आएगा तो ये खींचतान और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बुजुर्ग नेता हैं, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो अब चुनावों के बारे में ना सोचें, युवाओं को मौका दें। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इशारा सीधे तौर पर हरीश रावत की ओर जाता है कांग्रेस में, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी कहे जाते हैं और जिस तरह से उनकी एक्टिविटी अब नजर आ रही है, चाहे वो किसी भी रूप में आप उनकी एक्टिविटी देखेंगे, चाहे हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर देखें, नैनीताल लोकसभा चुनाव को लेकर देखें, या कहीं भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक्टिविटी उनकी नजर आती है, तो उससे साफ जाहिर है कि फिलहाल वो अभी चुनावों से संन्यास नहीं लेंगे और अभी भी आने वाले जो चुनाव है लोकसभा के, उनमें भी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं से पेश करेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जब चुनावों का वक्त आएगा तो इस तरह की चीजें और ज्यादा देखने को मिलेंगी। हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कह दिया कि इस
बारे में, हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में वो केंद्रीय हाईकमान से बातचीत करेंगे, उनसे आगे की जानकारी लेंगे कि क्या रणनीति कांग्रेस की वहाँ पर बनने वाली है। उनका ये भी कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम बड़े जो नेता हैं, चाहे हरीश रावत हो या वो खुद हो या कांग्रेस के और भी जो दिग्गज नेता हैं, वो एकजुटता के साथ काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो 2024 के चुनाव होंगे उनमें हम सभी सीटों को जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखनी होगी कि चुनावों से पहले इस तरह की दावेदारी को संगठन किस रूप में लेता है, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है और संगठन जब इस तरह का आकलन करता है, टिकटों की तैयारी करता है, टिकट देने की बारी आती है तो अलग तरह से तमाम समीक्षा की जाती है। ये देखा जाता है कि उसके क्षेत्र में कितनी उसकी दावेदारी है, कितने लोगों के बीच में उसकी पसंद है। तो अभी थोड़ा वक्त है, वक्त का इंतजार करना होगा, तब देखना होगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 47,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। जोशीमठ की औली में 23 से 26 फरवरी तक होगी नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। कम बर्फबारी के चलते फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग हुई रद्द। टिहरी के घनसाली में नेपाल के 2 मजदूरों के गुटों में विवाद, आपसी झगड़े में एक मजदूर की मौत हुई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में छापेमारी के दौरान पकड़े गई अवैध शराब, गुमखाल के 14 पेटी और कोटद्वार में 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। रुद्रपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मौके से 5 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हरिद्वार में बैंक कर्मी का फर्जीवाड़ा, कर्मचारी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगाया, करीब 39 लाख रुपए की ठगी का आरोप। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी की न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। न्यार वैली में पर्यटन गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा। नई शिक्षा नीति के तहत बागेश्वर में कार्यशाला का आयोजन, 5 दिवसीय थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला की शुरुआत। चंपावत के शारदा खनन क्षेत्र में खनन शुरू करने वालों को लेकर बैठक, एसडीएम ने खनन व्यापारियों के साथ बैठक की। आरपीएम की कीमतों को लेकर फंसा मसला। रुद्रप्रयाग में छात्रों के साथ बदसलूकी मामले पर कार्रवाई, डीएम ने शिक्षक को सस्पेंड किया। हेडमास्टर ने शराब के नशे में छात्र छात्राओं से मारपीट की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।